बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया आफरीदी से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, जिसमें मैं शामिल था। इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को तकरीबन 2 हफ्ते से शायद ज़्यादा हो गया लिखा हुआ है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उसको आइनी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। ख़त का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और साथ साथ IMF के वफ्द की मुलाकात थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के साथ, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने काम शुरू किया है, वो क्या काम है और क्यों कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब इसको, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने यह भी कहा है कि वो वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत भी कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के ख़त के हवाले से और IMF के डेलीगेशन के हवाले से चंद बातें और उसके बाद बाकी डिटेल्स। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पाकिस्तान को कर्जा देता है बहुत ज़्यादा, और उनकी मंशा के मुताबिक मुल्क के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी तो एक ये है कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो। अगर स्टेबिलिटी होगी तो कॉपरेशन होगा, कॉपरेशन होगा तो मुल्क जो है इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करेगा। ये पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, इकोनॉमी की किताबों में आपको मिल जाएगा। इस 101 फॉर्मूला है जिसके अंदर कहा जाता है कि एक मुल्क जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके लोगों के दरमियान हमांगी ना हो, कॉपरेशन ना हो, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ना हो। अब जो लेटर लिखा गया वो तो 2 हफ्ते से पहले ज़्यादा अरसा हो गया, 349 सफ़े का लेटर जो इमरान खान साहब ने लिखा था। लेकिन ये क्या हुआ कि IMF का वफ्द आया और चीफ जस्टिस साहब ने ये मुनासिब समझा कि वो सहाफ़ियों को ब्रीफ करें और ये भी साथ बता दें कि इमरान खान का ख़त जो है वो आइनी कमेटी को भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो कंसर्न था बहुत ज़्यादा IMF वालों का, वो मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से था। और ये ना सिर्फ IMF का, जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कर्जा जात देते हैं मुल्कों को, उनका बहुत बड़ा ये कंसर्न होता है कि मुल्क के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, यानी कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने आके आपके साथ कोई मुआहदा किया है तो वो अदालतों में मामला फंस ना जाए, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी के हकूक हैं लोगों के, उनके ऊपर भी उनका बहुत सारा कंसर्न था। एक बात गौर से ज़रा सुनने वाली है, जब चीफ जस्टिस साहब ने स्टार्ट किया तो वो अपने अल्फाज जो हैं, अपने लफ्ज़ अपने जहन के अंदर सोच रहे थे और साथ साथ बोल रहे थे। अब आप कहेंगे सारे ये करते, लेकिन ही वॉज वेरी कॉशियस, बहुत एहतियात से अल्फाज वो बयान कर रहे थे IMF की मीटिंग के हवाले से। क्योंकि सहाफ़ियों को आदत होती है कि वो नोट्स लेते रहते हैं, तो मैं नोट्स ले रहा था तो चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब ने कहा कि मैंने IMF के लोगों को बताया, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ के सुना दूं जो उन्होंने कहा, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है और क्या नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, IMF के वफ्द को, आई एक्सप्लेन्ड टू देम दैट जुडिशरी इज अ वेरी कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन ट्रेडिशनली, वी कैनॉट हैव अ डायलॉग ऑन एनी पर्सन। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, वी कैनॉट हैव अ डायलॉग ऑन एनी पर्सन। तो उनका कहने का मकसद था कि जुडिशरी जो है कदामत पसंद होती है और वो खुलेआम इस तरह बातें नहीं करती है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि वी कांट हैव अ डायलॉग ऑन एनी पर्सन, किसी शख्स के हवाले से हम बात नहीं कर सकते। तो बाद में चीफ जस्टिस साहब ने जो हमें बताया वो बातें मुख्तलिफ थी, वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के हवाले से थी, इस्तलाहात के हवाले से थी, चीफ जस्टिस साहब की IMF के वक्त से एक्सपेक्टेशंस के हवाले से थी। तो ये जो पर्सन वाला या शख्स वाला किस्सा था वो चीफ जस्टिस साहब ने हमें बाद में नहीं बताया। तो उसमें एज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि जो खबरें छप रही हैं पहले IMF के हवाले से, उसमें इलेक्शन के हवाले से बातें चल रही थी, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के हवाले से बातें चल रही थी कि वो करेंगे। तो ये जो एक शख्स का, फर्द का जिक्र है, इमरान खान साहब का जिक्र हो सकता है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा कि हम किसी फर्द के हवाले से बात नहीं करते। लेकिन अगर आप इसके पस मंजर में दूसरी बात जो इमरान खान साहब के ख़त वाली है उसको देख लें, तो टाइमिंग जो है
उसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब से सवाल भी किया गया कि जी इधर से IMF का वफद आता है और उधर आप इमरान खान साहब का लेटर लगा देते, पहले भी तो आपको पड़ा हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो पहले मैंने देखा था और इस वजह से नहीं है। बाहर IMF की वजह से है या नहीं है, इमरान खान का जिक्र IMF वालों ने करना चाहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम नहीं कर सकते, शख्स का किसी का, ये बातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो हकायक ये हैं कि ये जो खत है चीफ जस्टिस साहब ने आईनी कमेटी के सपुर्द कर दिया है और इस खत को 349 सफ़ों का खत है और चीफ जस्टिस साहब के खुद बकौल इसके अंदर USB ड्राइव भी दी गई है ताकि चीज़ों को वो एनालाइज भी कर सके। और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो सीरियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये खत सीरियस, यानी कि एलिगेशंस उसके अंदर जो रेस की गई हैं, इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो बहुत सीरियस है। अब उस खत के अंदर इंतखाबात की धांधली, जिसके ऊपर पिछले दिनों पटन की एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बार बार फॉर्म 45 या 47 अपनी वेबसाइट से गायब कर देता है, दूसरे लगा देता है, बदल देता है, जिसके ऊपर तरदीद भी आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपना काम जो है आइन के मुताबिक करते हैं। अच्छा जी, आप अपना काम आइन के मुताबिक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, तभी आपसे जो रिजल्ट्स हैं वो टाइम के ऊपर आप कभी नहीं दे पाए। अजीब सा लगा मुझे पढ़ के जब उन्होंने आइन का जिक्र किया। तो चीफ जस्टिस साहब के कहने के मुताबिक अब ये जो कमेटी है, आईनी कमेटी जो कमेटी है वो ये फैसला करेगी, जो नई बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, या जो आईनी बेंच को जो केसेस देती है लगाने के लिए, उसके पास है। तो फैसला होगा, तो जब फैसला होगा तो क्या क्या उसके अंदर आएगा, इलेक्शन के अंदर धांधली के मामला, इमरान खान साहब की इल्ज़ामात हैं इसके अंदर कि मेरे वर्कर्स को 26 मई के वाक़े के बाद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की उन्होंने बात की है इदारों के हवाले से, कि इदारे जो हैं बहुत प्रेशर करते रहे हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और हमारे वर्कर्स की जो है वो किलिंग्स की गई हैं। और उन्होंने ये रेफरेंस दिया कि अस्पतालों से रिकॉर्ड भी जो है वो गायब कर लिया गया। आपको याद होगा मतीउल्लाह जान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया था पिम्स हॉस्पिटल से, जब वो वहाँ पे आदाद शुमार लेने गए थे और इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने इकट्ठी की थी। तो ये इमरान खान साहब के मामलात जो हैं वो अब क्या आते हैं बेंच के सामने कि नहीं आते। अगर ये खुल गया तो फिर तो मसला बन जाएगा और हुकूमत के लिए भी मसला बन जाएगा। तो एक सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर इदारे, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं, उनका फिर इन्फ्लुएंस तो होगा। अगर हम हाथ जोड़ जोड़ के उनसे कह रहे होंगे कि जी $1 बिलियन दे दें और फिर तालियां मार रहे होंगे, वजीर आजम साहब हमारे फिर ऐलान कर रहे होंगे कि हमें कर्जा मिल गया, देखिए क्या हमारी तरक्की और हमारी कारकर्दगी, हुस्ने कारकर्दगी देखें कि हमें कर्जा मिल गया, तो फिर उनका इन्फ्लुएंस तो ज्यादा होता है। और जो खबरें जब रही हैं कि वो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं और जजेस की, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, तो उसके बैकड्रॉप में ये खत का लगना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और उसके खत में जब अगर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात का हुक्म दे देता है या कमीशन बनाने का हुक्म दे देता है, एनीथिंग इज पॉसिबल कि उसके अंदर किया जाए और इंतखाबात की धांधली के ऊपर, PTI के लोगों को कत्ल गारतगरी के ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब, उन मामलों को टेकअप किया जाए। और इसके साथ जो इमरान खान साहब का ख़त है, खाली ख़त लिखा हुआ ख़त नहीं है, इसमें कुछ प्रूफ्स जो हैं पार्टी की तरफ से बहुत अरक्रेजी के साथ इकट्ठे किए गए और उसमें किलिंग्स के हवाले से, उसमें इंतखाबात के धांधली के हवाले से जो लफ किए गए, एमी चीफ जस्टिस साहब नहीं कह रहे थे, ये बड़ा सीरियस खत है। तो ये जो है वो भी इसके अंदर आएंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये समात के लिए खत जो है फिर कन्वर्ट करके लगा दिया जाएगा दरखास्त में। तो हम पूछना चाह रहे थे चीफ जस्टिस साहब से कि आपने अपने कौन से इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये ख़त जो है इसको कमेटी को भेज दिया, आईनी कमेटी को भेज दी है और उसकी समाअत होगी, क्योंकि दरखास्त गुजार को तो पटिशन दायर करना होती है और सुओ मोटो के इख्तियारात तो मेरा ख्याल है बांट दिए गए हैं, चीफ जस्टिस साहब अकेले शायद नहीं ले सकते। तो ये कौन सा इख्तियार था? अगर कल को नत्थू या अल्लाह दित्ता या फैसल शकील अगर ख़त लिख दे चीफ जस्टिस साहब को, तो क्या वो उसको दरखास्त में बदल देंगे? 12
अलहदा बात है, लेकिन अच्छा कदम है, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं जी। जो चीफ जस्टिस साहब ने आज बात की है एजेंसीज के हवाले से, वो क्या मामला है? आपको याद होगा जी, बड़ी बड़ी खबरें लगी थी, 6 जजों के नाम है उसके अंदर, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसाक खान और समन रफत साहिबा ने खत लिखा था कि एजेंसियां जो हैं वो कामों में मुदाखलत हमारे करती हैं। और ये को पहली दफ़ा इल्ज़ाम नहीं आया था। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को बड़ी भारी इसकी कीमत अदा करनी पड़ी थी, अपनी जजी खो देनी पड़ी थी। साकिब निसार साहब ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनको निकाल के बाहर फेंका था इसके अंदर। और ये उन्होंने भी कहा था कि फैज़ हमीद साहब मुझे जनरल बाजवा के बिहाफ के ऊपर मिलने आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस के अंदर मेडलिंग करो, इंजीनियरिंग करो, उनको बाहर ना निकलने देना। तो इसी तरह का खत जो था वो इन 6 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था और उसमें ये एलिगेशन लगाई थी कि एजेंसीज जो हैं वो हमें मुदाखलत करती हैं हमारे कामों में, और वो जो बेंचेस बनवाने, ये करना वो करना वगैरह वगैरह, जिसकी तफसीलात बहुत पहले आ चुकी हैं। तो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि या आफरीदी साहब ने कहा है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जजेस के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने खाने के ऊपर भी बुलाया था और इसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, अब जो दीगर मामलात हैं उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब को चीफ जस्टिस साहब ने अप्रोच किया है उसमें और अपोजिशन लीडर साहब उमर अयूब साहब आज आए भी हुए थे इंसिडेंटली आज अदालत के अंदर। तो उसमें जो मामलात हैं वो कंसल्टेशन के हैं और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो कि एक ऐसी कमेटी है जो अदालती इस्लाहात के हवाले से काम करती है, उसमें उन्होंने कहा है जी कि मैं चाहता हूं कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो हैं वो मिल के जो है इसके अंदर अपना हिस्सा डालें ताकि मामलात को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। इनसे ख़तों के हवाले से भी ख़तो किताबत जो हो रही है वो अदालती मामलात में, जिसमें जो जुडिशल कमीशन है उसके रूल्स के हवाले से, उसके अलावा सीनियरिटी के हवाले से चीफ जस्टिस साहब से वो सवालात भी किए गए। तो ये भी सवाल किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बायकॉट किया था इस कमेटी का, जुडिशल कमेटी का, जिसमें अब नई तैनातियां की गई हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो तो उठ के चले गए थे। तो आपको पता है कि ये खबरें लगी थी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हुई थी कि 2 जजों ने फाइलें पटक दी, सख्त जुमलों का तबादला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हो गया। तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि, और ये एक्सप्लेन किस बैकग्राउंड में किया उन्होंने, कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि आप पहले कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाएं। तो चीफ जस्टिस साहब आज मेरा ख्याल है इस हवाले से जिक्र कर रहे थे कि काम किया है या हो रहा है इसके ऊपर। तो मंसूर अली शाह साहब का ये कहना था, फिर जजेस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला था। ये तमाम मामलात थे जिसके बैकग्राउंड के अंदर 2 PTI के अराकीन और साथ साथ 2 जजेस ने कमेटी से वॉकआउट या बाइकआउट उसका कर दिया था। तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि जी मैंने तो उनको रोका था, वो नहीं रुके, और इसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि एक बहुत अच्छा जज जिसका नाम जो है वो आया हुआ था लिस्ट के ऊपर था, उसकी तैनाती हो सकती थी अगर ये 2 अराकीन जो हैं मौजूद होते और अपने वोट का इस्तेमाल करते। तो चीफ जस्टिस साहब के कहने का मकसद ये था कि बड़ी ज़्यादती की है इन 2 जजों ने, और देखा इनकी वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। बाकी कुछ अपॉइंटमेंट के मामलात के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने पेशावर के जजेस के हवाले से भी गुफ्तगू की, और जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब ने सहाफ़ियों को ब्रीफ किया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से सवाल किया गया कि क्या वो अच्छे जज नहीं हैं, उनको नहीं लगाया जा सकता चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या कोई हाई कोर्ट का जज लग गया है? तो ये वैसे एक सेपरेट मामला है जिसके ऊपर मैं अलहदा व्लॉग करूँगा, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने इस हवाले से रिप्रेजेंटेशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से आई थी उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है और कहा हुआ है कि नहीं, जो सीनियरिटी हमने सरफराज डोगर साहब को, जो बड़े काम के जज हैं, इतने आला अरफा उनके काम है कि उनको 15वें नंबर से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ला के और उनको सीनियरिटी दे दी गई थी। तो वो 6 जो जजेस ने ख़त लिखा था, 5 जजेस ने, कि सीनियरिटी इफेक्ट हो रही है, तो वो मामला उन्होंने
डिसमिस रिजेक्ट वो रिप्रेजेंटेशन कर दी थी, और उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल हो सकती है या होगी, उसके हवाले से मैं अलहदा से आपको ब्रीफ करूंगा। फिलहाल इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।